अभी तक हम लोगों ने राष्ट्रीय आय के विषय में पढ़ा और राष्ट्रीय आय का किसी भी अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है उसको प्राप्त करने के लिए हमने इसको देखा। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए तीन विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का मापन हो सके। और इन तीनों में ये सैद्धांतिक रूप से माना जाता है कि तीनों विधियों के द्वारा हम जो राष्ट्रीय उत्पादन किसी देश का प्राप्त करेंगे वो तीनों बराबर होते हैं। इसमें सबसे पहले हम आज देखते हैं उत्पादन या मूल्यवर्धन विधि, जिसको हम कहते हैं। इस मूल्यवर्धन विधि के माध्यम से हम देखेंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। हम इस विधि से राष्ट्रीय आय को मापते समय विभिन्न क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को बांट लेते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में बांटने के बाद जैसा कि हम परिभाषा से राष्ट्रीय आय के जानते हैं कि राष्ट्रीय आय जो होती है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में उसके द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य के द्वारा होती है। ऐसे हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में बांट लेते हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र हो गया, खनिज क्षेत्र हो गया, निर्माण क्षेत्र हो गया, लघु उद्यम हो गया, वाणिज्य हो गया, परिवहन हो गई, अन्य सेवाएं। और प्रत्येक क्षेत्र का हम अलग अलग वस्तुओं और उनकी जो सेवाएं उत्पादित हो रही हैं उनको हम क्या करते हैं कि प्रत्येक वर्ष जितने भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है उसमें कितना उत्पादन की वृद्धि हो रही है, इनको हम अगर ज्ञात कर लेते हैं और आपस में हम जोड़ देते हैं, इसके माध्यम से हमको उस देश का अ, उस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय उत्पादन विधि के माध्यम से मिल जाता है। इसको हम उत्पादन विधि के साथ मूल्यवर्धन विधि भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें ये काम भी कर सकते हैं कि यदि हम जो भी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहे हैं उनके विभिन्न चरणों में जब हम उनके मूल्य का वर्धन करते हैं, अगर उनको भी जोड़ लिया जाए तो जो उत्पादन विधि के द्वारा अंतिम रूप से वस्तु या सेवा का कीमत हमें प्राप्त होता है, वही ठीक चीज जो है हमें उनके मूल्य वर्धन निर्माण के दौरान जो मूल्य वर्धन होगा उनको जोड़ने से भी हमको वो प्राप्त हो जाता है। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि मूल्यवर्धन विधि कैसे मूल्यवर्धन विधि से हम राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर सकते हैं या उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि के माध्यम से यह भी हमें देखा जाता है कि हम राष्ट्रीय आय के एक हम बाल्टी के उत्पादन का उदाहरण लेते हैं। बाल्टी के उदाहरण के उत्पादन में हम देखते हैं कि उसमें सबसे पहले कोयला और खनिज लोहा लगा हुआ है। उसमें 5 रुपए का कोयला और 20 रुपए का लोहा लगा हुआ है। वो स्टील प्लांट में जाता है, वहां पर वो स्टील प्लांट उसमें 33 रुपए की उसको स्टील बनाता है और 33 रुपए का वो बाल्टी फैक्ट्री को बेच देता है। बाल्टी फैक्ट्री उसमें बाल्टी को बनाती है और बाल्टी को 70 रुपए में थोक व्यापारी को बेच देती है, और थोक व्यापारी के द्वारा वह 85 रुपए में उपभोक्ता को दे दिया जाता है। ऐसे में यदि अंतिम रूप से मूल्य देखा जाए तो इसमें 85 रुपए आ रहा है। यही यदि मूल्य वर्धन विधि से भी इसको देखा जाए तो इसमें हम देखेंगे कि 5 रुपए और 20 रुपए 25 रुपए लगते हैं, और 25 रुपए के द्वारा जो इनपुट हुआ है स्टील प्लांट उसको 33 रुपए यानी कि 8 रुपए यहाँ पर वो मूल्य वर्धन कर देता है। और ये मूल्य वर्धन स्टील प्लांट में उसकी उसमें जो श्रम किया गया उसके साथ उसके द्वारा जो श्रम किया गया उसके बदले में ये 8 रुपए, क्योंकि किसी भी वस्तु या सेवा को बनाने में या उसकी उपयोगिता को बढ़ाने में श्रम की आवश्यकता होती है, तकनीक की आवश्यकता है, और उसी के बदले उसमें मूल्यवर्धन होता है। फिर जब 33 रुपए का हो गया, फिर 33 रुपए का जब स्टील बाल्टी फैक्ट्री लेती है तो बाल्टी फैक्ट्री अपना उस पर श्रम करती है, तकनीक लगाती है, और 33 रुपए से वो 70 रुपए का बाल्टी थोक व्यापारी को देती है। अपने सेवा के बदले, अपने श्रम के बदले वो उसमें 37 रुपीज उसमें वैल्यू एडेड कर देता है। 37 हो जाता है, फिर वो थोक व्यापारी को देता है। थोक व्यापारी क्या करता है, उसको 85 में उपभोक्ता को बिक्री कर देता है। यह 15 रुपया यहाँ से लेता है। इस तरह से यदि देखा जाए तो 5 और 20 रुपए 25 रुपए 25 प्लस स्टील प्लांट ने 8 रुपए का मूल्यवर्धन किया,
25 और 8 33 हो जाता है। 33 के बाद फिर बाल्टी फैक्ट्री जो है उसने अपना मूल्यवर्धन कर दिया, मूल्यवर्धन को 37 का कर दिया, उसको देखते हैं तो वो 37 प्लस 33 प्लस 15 85, इस तरह से मूल्यवर्धन विधि से भी इस बाल्टी की कीमत 85 रुपीज आ जाती है। और क्या मूल्यवर्धन विधि, मूल्यवर्धन विधि के 5 20 8 37 प्लस 15 से 85 सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार हम लोगों ने इसको एक बाल्टी के उदाहरण के रूप में समझा, उसी प्रकार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संबंध में भी यदि मूल्यवर्धन विधि को ज्ञात कर लें और इनके योग से ही हम राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि में ये ध्यान रखा जाता है कि इसके अनुसार माध्यमिक वस्तुओं को छोड़ा नहीं जाता है, जैसा व्यय विधि के अंतर किया जाएगा, पर चूंकि इस क्रिया में वर्धित मूल्य ही अंतिम योग में सम्मिलित किया जाता है, माध्यमिक वस्तुओं की समस्या यहाँ पर नहीं आती, इसमें दोहरी गणना नहीं होती है। वर्धित मूल्य विधि के माध्यम से ही हम दोनों का परिणाम एक होंगे, मूल्यवर्धन विधि या समग्र व्यय विधि, दोनों से परिणाम एक होंगे। यह एक स्वाभाविक तथ्य है कि कोई भी अर्थव्यवस्था अपने संपूर्ण क्रियाओं के कारण जो प्राप्त करती है वह अर्थव्यवस्था की औद्योगिक इकाइयों के योगदान के बराबर होती है। आज यही हम मूल्यवर्धन विधि के विषय में समझेंगे। अब नेक्स्ट डे हम जो व्यय विधि के विषय में समझेंगे। थैंक यू।